कली की कन्या। चैत्र की दोपहर ढलने को है। गोपाल सरकार की बैठक में बैठे विजय मित्र पासा खेल रहे थे। सहसा उनका कनिष्ठ पुत्र दौड़ता हुआ आया और हाफते हाफते बोला, पिताजी, शीघ्र घर चलिए, टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम का नाम सुनते ही बैठक में उपस्थित सभी लोग चौंक उठे। ग्रामीण अंचलों में टेलीग्राम प्राय नहीं आते। जो आते हैं वे अधिकतर दुखद समाचार ही लाते हैं। विजय मित्र खेल त्याग कर भीगी गमीची से मस्तक का पसीना पोंछते हुए त्वरित पगों से घर आए। दूर स्थित स्टेशन से पसीने में लथपथ पेदा आया है। मुख्य द्वार के बरामदे में बड़ी लाठी लेकर गंभीर भाव से बैठा है। अनेक उत्सुक बालक बालिकाएं उसे घेरे खड़े हैं। विजय मित्र ने रसीद पर हस्ताक्षर किए और कांपते हाथों से टेलीग्राम खोला। पढ़ते ही उनके मुख पर हर्ष की आभा दिखाई दी। अंतःपुर में प्रवेश कर देखा कि उनकी पत्नी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रही है। विजय बोले, शुभ समाचार है। क्या? बिनू घर आ रहा है। बिनू? कहां से? कब आएगा? वह तो नहीं लिखा। मोकामा से तार किया है, संभवतः कल तक पहुंच जाएगा। विजयहरी और विनोद बिहारी दो सगे भ्राता है। विनोद जब छोटा था तभी वे पितृमातृहीन हो गए थे। विजयहरी की पत्नी ने ही विनोद को पाल पोसकर बड़ा किया था। विनोद बड़ा होकर अत्यंत उद्दंड हो गया। इस कारण भ्राता से उसका प्रायः विवाद होता था। एक दिन क्रोध में अंधा होकर विजयहरी ने विनोद को जूतों से पीट दिया। उसी दिन विनोद घर से पलायन कर गया। एक दिन, 2 दिन करते हुए सप्ताह बीत गया, पर विनोद न लौटा। तब विजयहरी ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए, 10 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की। तथापि विनोद का कोई पता न चला। देखते देखते मास और वर्ष बीत गए। इसी प्रकार 3 वर्ष व्यतीत हुए। विनोद के निरुद्देश्य होने से विजयहरी समाज में मुख दिखाने योग्य न रहे। आज सहसा संवाद आया कि वही भ्राता घर लौट रहा है। उस संध्या आंगन के तुलसी वृक्ष को 5.25 आने की बताशों वाली हरिलूट प्राप्त हुई। संपूर्ण ग्राम में ये समाचार फैल गया। मित्र और बंधु उत्सुकता से विनोद के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन अपराह्न में विनोद का रथ ग्राम में प्रविष्ट हुआ। विनोद उतरा, हाथ में हरे ऊनी आवरण वाला एक कैश बॉक्स। चालक और भृत्य ने मिलकर सामान उतारा। विनोद ने भवन में प्रवेश कर भ्राता और भाभी के चरण स्पर्श किए। बालकों को गोद में लेकर लाड किया। भाभी को एकांत में बुलाकर वो कैश बॉक्स उनके हाथ में दिया और मंद स्वर में बोला, इसे बहुत सावधानी से अपने संदूक में रख दे भाभी। भाभी ने देखा कि संदूक पर्याप्त भारी है। प्रसन्न होकर उसे बंद करते हुए बोली, इतने समय तक कहाँ थे देवर जी? मोतीहारी में था। अब जाकर स्मरण आया। जीविका त्याग कर कैसे आता भाभी? वेतन कितना मिलता है? 120 रुपए। विवाह किया? विवाह करके क्या होगा? भाभी मुस्कुराकर कोई परिहास करने ही वाली थी कि विजय बाबू आ गए और बोले, दिन भर से कुछ ग्रहण नहीं किया है, शीघ्र भोजन का प्रबंध करो, वार्तालाप पश्चात होगा। जलपान करते हुए संध्या हो गई। धीरे धीरे लोगों से बैठक भर गई। दोनों भ्राता मित्रों के मध्य जाकर बैठ गए। गुरुजनों को प्रणाम करते करते विनोद के कंधों में पीड़ा होने लगी। कोई बोला, इतने समय तक घर आने का नाम नहीं लिया, हम तो चकित थे कि हुआ क्या? बालक गया कहां? पुत्र तो अत्यंत भाग्यशाली निकला। आज के समय में 120 रुपए की जीविका प्राप्त करना साधारण वार्ता नहीं है। ग्राम के अन्य अभागे युवक जो BA उत्तीर्ण कर कोलकाता के कंट्रोलर जनरल के कार्यालय में 30 रुपए की लिपिक की जीविका हेतु भटक रहे थे, MA उत्तीर्ण कर जो 50 रुपए का अध्यापन कार्य न पा रहे थे, उनकी चर्चा छिड़ गई। वृद्ध चक्रवर्ती महाशय बोले, सब भाग्य का खेल है भाई। BA उत्तीर्ण करने से कुछ नहीं होता, महा BA होने पर भी कुछ नहीं होता। अनेक लोग बोले, वो तो है ही, इसमें क्या संशय? एक नवीन युवक बोला, भाग्य तो है ही, पर साथ में उद्यम भी आवश्यक है। एक अन्य ने टिप्पणी की, विनोद बुद्धिमान है, हम सदैव से यही कहते आए हैं। सरकार महाशय ने इस वार्ता का समर्थन करते हुए कहा, बाल्यकाल में किंचित चंचल था, पर वैसा तो अनेक बालक होते हैं। आयु बढ़ने पर सब ठीक हो जाता है। जो भी हो, जीविका कुशलता से बनी रहे, धीरे धीरे पद और वेतन बढ़े, यही हमारा आशीर्वाद है।
विजय ने भ्राता की ओर संदेहास्पद दृष्टि से निहार कर कहा, वही आशीर्वाद दीजिए सरकार महाशय। अगले दिन प्रातःकाल भ्राता के बालक बालिकाओं को लेकर बरामदे में बैठते हुए विनोद बोला, तुम सबके लिए क्या लाया हूं, वो अभी तक नहीं देखा है क्या? क्या कका, क्या लाए हो कका? ऐसे ही अनेक प्रश्नों के साथ विनोद को उन सबने घेर लिया। विनोद ने उठकर संदूक खोला और किसी को रबड़ का वानर, किसी को लाल गेंद, तो किसी को मैम पुतली वितरित की। उसे पाकर बालक बालिकाओं ने हर्ष से उछल कूद प्रारंभ कर दी। हंसमुख भाभी की ओर निहारते हुए विनोद बोला, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं ये नहीं पूछा भाभी। भाभी मुस्कुराकर बोली, क्या लाए हो भाई, क्या हो सकता है बताओ। क्या जानूं, क्या पाकर प्रसन्न होगी, क्या पाकर प्रसन्न होंगी। रुकिए, वानर तो नहीं, वो तो घर में ही है। विनोद ने कृत्रिम कोप के साथ कहा, अरे मेरे भ्राता को वानर कह रही हो भाभी। भाभी बोली, ये देखो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, यदि स्वयं ही मान लिया तो मैं क्या करूं। विनोद बोला, मैम पुतली भी कदाचित तुम्हें नहीं चाहिए, वैसी तो तुम स्वयं ही हो। भाभी बोली, नहीं, मोम की पुतली तो नहीं चाहिए। हां, एक सचमुच की जीवित मैम पुतली यदि विवाह करके ला देते भाई तो बहुत प्रसन्न होती। जो लाया हूं उसे देखकर और भी प्रसन्न होगी। इसी कारण इतने समय तक घर नहीं आया, धन संचित कर रहा था। मेरा वो कैश बॉक्स निकालिए भाभी। भाभी ने संदूक खोलकर हरे ऊनी आवरण से ढका वह कैश बॉक्स निकाला। विनोद कुंजी खोजने लगा, इस पॉकेट में, उस पॉकेट में, इस वस्त्र में, उस वस्त्र में, कहीं भी कुंजी प्राप्त न हुई। अंत में दोनों संदूक खोलकर सब उलट-पलट दिया, पर कहीं कुंजी नहीं थी। मुखमंडल विषण करते हुए भाभी बोली, कुंजी खो गई है तो उसकी चिंता क्या देवर जी, वस्तु तो नहीं खोई, संदूक तो घर में ही है, कुंजी मिल जाएगी। अन्यथा संदूक तोड़ना होगा, इससे अधिक और क्या होगा। विनोद ने किंचित विषाद की मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास तो व्यय हेतु एक पैसा भी बाहर नहीं बचा है भाभी। भाभी बोली, तो तुम्हें जब जो चाहिए होगा मुझसे ले लेना। कोलकाता जाकर संदूक खुलवाए बिना अब कोई उपाय नहीं है। इतने चाव से तुम्हारे लिए आभूषण गढ़वा कर लाया था पर दिखा न सका, यही दुख है। भाभी बोली, नहीं दुख मत करो, 2 दिन पश्चात ही देख लूंगी। क्या लाए हो बताओ तो कानों से सुनूं। 10 भर सुवर्ण से तुम्हारे लिए पुष्पहार गढ़वा कर लाया हूं। भाभी ने अत्यंत हर्ष प्रकट किया। विनोद धीरे धीरे सहज हुआ, तब बोला, भाभी चाय बना सकती हो? प्रातःकाल चाय पीने का बहुत अभ्यास हो गया है। यह सुनकर भाभी का मन श्रद्धा से भर गया। देवर जी का इतना राजसी ठाठ बाट हो गया है, किंतु किंचित लज्जित भी हुई। बोली, वो व्यवस्था तो हमारे यहां नहीं है भाई। विनोद बोला, चाय मेरे पास है, केवल गर्म दुग्ध और शर्करा मिल जाए तो पर्याप्त है। ये सुनते ही बालक बालिकाएं और कका, मैं चाय पीऊंगा, ओ कका मुझे चाय देना, कहकर नृत्य करने लगे। उपयुक्त पात्र के अभाव में एक लोटे में चाय हेतु जल गर्म होकर आया। उसी में एक मुट्ठी चाय की पत्तियां डालकर मुख पर पत्थर दबा दिया गया। बालक बालिकाएं कोई कटोरी, कोई गिलास तो कोई पान के डिब्बे का ढक्कन लेकर बैठ गए। जब चाय सिद्ध हुई तो उसी लोटे में दुग्ध और शर्करा डाल दी गई। लोटे के मुख पर गमीचा रखकर छानते हुए भाभी ने सबको चाय परोसी। चाय बालकों के पेट में कितनी गई ये तो ज्ञात नहीं, पर कक्ष के फर्श पर उसकी लहरें अवश्य दौड़ गई। निकटवर्ती ग्राम के जमींदार अतुल घोष महाशय की एक 4 वर्षीय अविवाहित कन्या है। स्वजातीय, सद्वंशजात, कृति और अविवाहित नवल युवक विनोद बिहारी ग्राम में उपस्थित है। घटना चक्र अब तीव्र गति से घूमने को आतुर है। उसी दिन अपराह्न में घोष महाशय ने विजय मित्र के पास दूध भेजकर विवाह का प्रस्ताव रखा। मित्र ने उत्तर दिया, यदि ऐसा हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। घर में परामर्श करता हूं, देखता हूं विनोद क्या कहता है। घर में उन्होंने कहा, कन्या को अपनी आंखों से देखा है, निंदा योग्य कुछ भी नहीं है। दान पुण्य के विषय में यदि वे कृपणता न करें और हमारा मान रखें तो विवाह इसी वैशाख मास में संपन्न हो जाए। यद्यपि कन्या को पहले सहस्र बार देखा हो, किंतु विवाह का संबंध होने पर एक बार समारोह के साथ कन्या निरीक्षण हेतु जाना ही पड़ता है। शुभ मुहूर्त में
बंधु बांधवों को लेकर विजय मित्र कन्या देखने गए। घोष महाशय ने अत्यंत विनम्रता से सबका सत्कार किया, किंतु धन के विषय में वे 1 सहस्र से ऊपर बढ़ने को सिद्ध न थे। वर पक्ष के लोग इस अतार्किक वार्ता पर अपनी हंसी न रोक सके। उन्होंने कहा, एंट्रेंस उत्तीर्ण बालक है, एले पढ़ रहा है, उसका तो 1 सहस्र मूल्य बंधा हुआ है। इसकी क्षमता देखिए, यदि जीविका की चेष्टा करे तो 15 रुपए भी मिल जाए तो बहुत सौभाग्य होगा। कन्या पक्ष ने उत्तर दिया, आहा, वह तो भिन्न वार्ता है, वह पढ़ रहा है, जल की मीन है, कितनी बड़ी होगी इसका ठिकाना नहीं। संभव है एक दिन वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी बन जाए। और जो कार्य में प्रविष्ट हो चुका है उसकी उन्नति तो सीमित हो चुकी है, क्या आप इसे स्वीकार नहीं करते? ऐसी ही तर्क वितर्क के पश्चात घोष महाशय 2 सहस्र तक बढ़े। इन्होंने कहा, 1 सहस्र नकद, 1 सहस्र के आभूषण, दान सामग्री और अन्य व्यय हेतु 1 सहस्र। इस प्रकार 3 सहस्र के बिना हम समर्थ न होंगे। घोष महाशय ने कहा कि वे विचार करके उत्तर भेजेंगे। उत्तम वार्ता है, कहकर वर पक्ष के लोग अंतिम बार धूम्रपान कर घर लौट आए। अगले दिन संवाद आया कि बहुत कठिनाई से घोष महाशय 2.5 सहस्र तक सहमत हुए हैं। यदि इसमें स्वीकार हो तो ठीक, अन्यथा वे विवश हैं। विजय मित्र ने कहला भेजा, धन अत्यंत तुच्छ वस्तु है, कुटुंब का सुख ही सर्वोपरि है। घोष महाशय के साथ संबंध होने के लोभ में वे 2.5 सहस्र पर ही सहमत हो गए। अब दिन निश्चित होने लगा। विनोद को सहमत करने में कोई कठिनाई न हुई, किंतु 1 सहस्र के आभूषणों की वार्ता सुनकर वो किंचित असंतुष्ट हुआ। 1 सहस्र में क्या आभूषण बनेंगे भाभी? तुम्हारे लिए ये पुष्पहार बनवाया तो इसमें 275 रुपए पौने 13 आने व्यय हुए। 1 सहस्र में भला कितने आभूषण आएंगे? भाभी बोली, 1 सहस्र में क्या संपूर्ण देह सज सकेगी भाई? जो भी हो, कुछ तो बन ही जाएंगे। फिर तुम जीवित रहो, धन कमाओ, जितने चाहो आभूषण देना। विनोद ने कुछ समय विचार किया, बोला, एक कार्य करे भाभी, उन्हें कहो कि आभूषण न देकर वे 1 सहस्र रुपए नकद ही दे दे। उसमें 1 सहस्र हम और मिलाएंगे और 2 सहस्र के मनपसंद आभूषण बनवाएंगे। वैसे भी वो संदूक खुलवाने कोलकाता तो जाना ही है। भाभी ने मस्तक पर हाथ रखकर विचार किया और बोली, परामर्श बुरा नहीं है। यही कहेंगे कि कन्या को विदा करते समय हम उसे अलंकृत करके ही भेजेंगे। कोलकाता जाकर आभूषण बनवाकर लाने में कितने दिन लगेंगे भाभी? कितने दिन भला? नेबुतला में कमला दीदी के घर जाएंगे। घर पर ही स्वर्णकार को बुलाकर 7 दिन में आभूषण सिद्ध करवा लेंगे। वे लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। विनोद बोला, क्या घोष महाशय सहमत होंगे? भाभी बोली, सहमत क्यों नहीं होंगे? भाभी ने स्वामी से इस विषय में वार्ता की। विजय मित्र बोले, सहमत न होने का तो कोई कारण नहीं दिखता। किंतु सब देख सुनकर तंबाकू पीते हुए वृद्ध ने सोचा, अनुज को बड़ी जीविका क्या मिल गई है, इसके तेवर तो बहुत बढ़ गए हैं। अतुल घोष सहमत हो गए। वे भी अपनी कन्या को पूर्णतः स्वर्ण विहीन करके विवाह मंडप में न उतार सके, अतः अनिवार्य 2-4 आभूषण उन्हें देने ही पड़े। साथ ही 1 सहस्र रुपए भी देने पड़े। अंततः व्यय 3 सहस्र तक ही पहुंचा। समारोह के साथ विवाह संपन्न हो गया। कन्या का नाम शरद कुमारी है। विनोद की भाभी ने नववधू की माता से कहा कि आभूषण गढ़वाने में समय लगेगा, अतः वधू को 2 सप्ताह से पूर्व विदा न कर सकेंगी। माता बोली, ठीक है, निकट ही तो है, मध्य में 1-2 दिन पालकी भेज दूंगी, कुछ समय के लिए भेज दीजिएगा। समीप खड़ी एक युवती बोली, ओह, अब पहले जैसी कन्याएं नहीं रहीं जो ससुराल आकर रुदन करें। 2 दिन में ही स्वामी को पहचान लेती है। विवाह को 1 सप्ताह बीत गया, तथापि विनोद कोलकाता जाने का नाम नहीं लेता। परिहास करने वाले लोग नेत्रों से संकेत करने लगे। भाभी ने आकर कहा, देवर जी, अब आभूषण गढ़ने न देना अच्छा नहीं लग रहा है। वधू की बुआ से कल भेंट हुई थी। उन्होंने पूछा कि क्या शरद के आभूषण बनकर आ गए। विनोद बोला, क्या तुम मुझे यहां से हटाना चाहती हो भाभी? बड़ी हितैषी हो मेरी। भाभी बोली, समझती हूं भाई, सब समझती हूं। एक कार्य करो जिससे दोनों पक्ष बचे रहें। भोर में उठकर कोलकाता जाओ। दिन भर स्वर्ण क्रय करके स्वर्णकार को नाप देकर कमला दीदी को कार्य सौंपाओ। संध्या की गाड़ी से लौट आना, रात्रि 12 बजे तक पहुंच जाओगे।
मैं तुम्हारे कक्ष में भोजन ढक कर रख दूंगी। विनोद बोला, क्या बुद्धि है तुम्हारी भाभी। भाभी हंसकर बोली, अब हम वृद्ध हो गए हैं, पर हमारा भी एक समय था भाई, अभी भी भली भांति स्मरण है। भाभी कुछ और कहने वाली थी, पर स्वयं को संभाला। विनोद ने हठ किया, कहो खो, क्या कह रही थी भाभी। भाभी बोली, नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं, कहकर किंचित लज्जित होकर मुस्कुरा दी। विनोद के निरंतर आग्रह पर उन्होंने कहा, वही जो मैंने कहा कि कक्ष में भोजन ढक कर रखने वाली वार्ता, उसी से एक पुरानी घटना स्मरण आ गई। किसी से कहोगे नहीं तो बताऊंगी। विनोद ने वचन दिया। भाभी बोली, हमारा तब नवीन विवाह हुआ था। तुम्हारे भ्राता हुगली गए थे, बहुत रात्रि में लौटने वाले थे। शयन कक्ष में उनका भोजन ढक कर रखा गया था। मैं निद्रा में लीन हो गई। तुम्हारे भ्राता आए, मुझे जगाया और मुझे भी उसी थाली में साथ खाने को विवश किया। विनोद को यह सुनकर बड़ा आनंद आया। बोला, मेरे भ्राता इतने निपुण हैं, मैं तो समझता था कि वे चिरकाल चश्मा चढ़ाकर केवल भागवत ही पढ़ते हैं। निश्चित हुआ कि कल भोर में विनोद कोलकाता प्रस्थान करेगा। देखते देखते संध्या हुई, भोजन हुआ और शयन का समय आया। खुली खिड़की के पास पलंग खींचकर नववधू के साथ विनोद लेट गया। बाहर उपवन में उज्जवल चांदनी खिली है, मधुर पवन बह रहा है। विनोद अन्य दिनों की तुलना में आज मौन है। शरद कुमारी बोली, क्या विचार कर रहे हो। विनोद बोला, अत्यंत दुख की वार्ता है। वह दुख सुनने हेतु 14 वर्षीय बालिका व्याकुल हो उठी। विनोद बोला, यदि मैं कहूंगा तो तुम मुझे श्रद्धा नहीं दोगी। शरद बोली, स्वामी को क्या कभी कोई श्रद्धा नहीं देता। विनोद वधू के मुख की ओर निहारता रहा। कुछ केश उसकी ललाट पर बिखरे थे, उसकी आंखों से सलता छलक रही थी। विनोद बोला, मैं महापाखंडी हूं, मैंने तुम सबको छला है। मैं मोतीहारी में कोई जीविका नहीं करता और न ही मेरा वेतन 120 रुपए है। शरद ने चकित होकर पूछा, तो फिर कहां कार्य करते हो। कहीं नहीं करता, इलाहाबाद में रेल कार्यालय में जीविका थी, वह चली गई। जब कोई और मार्ग न सूझा तब विवाह करके कुछ धन संचित करने का षड्यंत्र रचकर यहां आया हूं। जानता था कि बड़ी जीविका की वार्ता सुनोगे तो विवाह होने में क्षण भर का भी विलंब न होगा। उसके पश्चात धन लेकर पलायन कर जाता। कुछ समय पूर्व अगाध सरलता और प्रगाढ़ विश्वास के साथ बालिका ने कहा था, स्वामी को क्या कभी कोई श्रद्धा नहीं देता। किंतु संध्या होते ही दिवालोक जैसे देखते ही देखते ओझल हो जाता है। स्वामी के वास्तविक परिचय से उसकी स्वामी भक्ति भी कहां अंतर्हित हो गई, बालिका को पता न चला। एक दारुण आघात की वेदना से वह मौन रह गई। विनोद ने वधू के कंधे पर हाथ रखकर पुनः कहा, विवाह से पूर्व जब मैंने कहा था कि कोलकाता जाकर आभूषण गढ़वा दूंगा, तब मेरा यही मंतव्य था। आभूषण बनवाने के नाम पर कब का पलायन कर गया होता। तुमने ही सब गुड़गोबर कर दिया। शरद ने झटके से स्वामी के हस्तस्पर्श से कंधा हटाया और शैया पर उठकर बैठ गई। बोली, मैंने क्या किया है। तुम सुवर्ण की श्रृंखला बनकर मुझे बांध चुकी हो। तुम्हें त्याग कर नहीं जा सकता और यहां रुक भी नहीं सकता। रुका तो आज नहीं तो कल सब प्रकट हो जाएगा। लज्जा के कारण मुख दिखाने योग्य न रहूंगा। क्रोध, घृणा और लज्जा से बालिका का लघु वक्ष भर गया था। तथापि उसने पूछा, पलायन कर कहां जाते। कोयले की खानों में जाता, अभी भी वहीं जाऊंगा। वहां कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करूंगा। कठिन परिश्रम है किंतु लाभ बहुत है। शरद सहसा बोली, मैं साथ चलूंगी। विनोद भी शैया पर उठ बैठा। हर्ष के साथ बोला, तुम चलोगी शरद। कर पाओगी। कर पाऊंगी। तुमने क्या विचार किया है कि तुम्हारे जाने के पश्चात मैं यहां बैठकर लोगों की कटु वाणी सहूंगी। संपूर्ण ग्राम में थू-थू हो जाएगी। जिसके मुख में जो आएगा वो वही कहेगा और मैं बैठी बैठी सुनूंगी। विनोद का आनंद म्लान हो गया। शरद का साथ जाना समर्पण नहीं, आत्मरक्षा मात्र है। किंचित समय पश्चात बोला, तो फिर दोनों पलायन करते हैं। कब। परसों भोर में मेरा कोलकाता जाने का कार्यक्रम है। सोने से पूर्व हाथ बक्से में धन व्यवस्थित कर इसी कक्ष में रख दूंगा। रात्रि के 1 या 2 बजे उठकर हम निकल जाएंगे। कोयले की खान के समीप एक लघु भवन लेकर रहेंगे दोनों। पूर्णतः अज्ञातवास।
जीवन नवीन रीति से प्रारंभ करेंगे। बालिका नववधू के मन में रोष और दुख के साथ एक अन्य भाव का द्वंद्व चल रहा था। मन के द्वार पर एक वार्ता बार बार दस्तक दे रही थी। तुमने ही सब गुड़गोबर कर दिया। विचार करने में मधुर लग रहा था कि उसी के कारण उसका स्वामी पलायन न कर सका, उसे त्याग कर न जा सका। कंटकवन के मध्य जैसे ये एक मधुर फल हो। उसी सुख को मन में उलट पुलट करते हुए वो उस रात्रि निद्रा में लीन हो गई। अगला दिन व्यतीत हुआ। शयन कक्ष में धन का संदूक लेकर रात्रि में विनोद सो गया। भोर में भाभी जब उसे जगाने आई तो देखती है वहां कोई नहीं है। शैया पर उनके स्वामी के नाम यह पत्र पड़ा है। श्रीचरणों में, भैया, मैं वधू को लेकर पश्चिम की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मैंने आप सबको छला है। मैं मोतीहारी में कोई जीविका नहीं करता। इलाहाबाद रेल कार्यालय में एक तुच्छ कर्मचारी था। मद्यपान के कारण उसे खो बैठा। तब निस्सहाय होकर कपट द्वारा विवाह करने का निश्चय किया। खोज करने पर कहीं पकड़ा न जाऊं, इसलिए डायरेक्टरी में देखा कि मेरे नाम का कोई व्यक्ति कहीं अच्छी जीविका पर है क्या। देखा कि मोतीहारी में एक विनोद बिहारी मित्र उच्च पद पर है। उसके वेतन का परिमाण मुखस्त कर घर आया और विवाह कर लिया। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। मेरे कैश बॉक्स में केवल टूटे हुए कांच भरे हैं। भाभी का पुष्पहार भी अभी निर्मित नहीं हुआ है। मेरे विवाह में जो एक सहरस का डाउरी प्राप्त हुआ है, उसी से उनके लिए पुष्पहार गढ़वा दीजिएगा। आभूषणों के एक सहरस को संबल बनाकर व्यापार करने का निश्चय किया है। यदि किसी दिन अपने स्वभाव और अवस्था में सुधार कर सका तो पुनः दर्शन दूंगा। अभी प्रणाम के साथ विदा। सेवकाधम, श्री विनोद बिहारी मित्र। पत्र पढ़कर भाभी स्तंभित रह गई। सत्य कहा जाए तो देवर जी पर उतना क्रोध न आया, किंतु निरपराध वधू द्वारा स्वामी का साथ देने पर अधिक विस्मय हुआ। मन स्वतः ही कह उठा, कली, घोर कली, समाप्त।